दूसरों के साथ अपनी तुलना करके खुद को कमतर आंकना बंद कीजिए और अपने आप को निखारने का प्रयास कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और आज प्रारंभ करते हैं। कक्षा 11 की पुस्तक हमने प्रारंभ कर रखी है, आरोह भाग 1, और उसका आज तीसरा अध्याय है जो हम देखेंगे। ठीक है, सत्यजीत राय साहब का वो देखेंगे। अनुरोध है आपसे, वीडियो को लाइक कर दो, आप अभी शेयर कर दो सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों के साथ। स्टेटस भी लगा लिया करो, क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मेरा भी संबल बढ़ेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हम जो एक निःशुल्क रूप से प्रयास कर रहे हैं वो वाकई ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच पा रहा है। और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। मेरा पूरा प्रयास आपको फर्स्ट और सेकंड ग्रेड हिंदी का कंप्लीट पाठ्यक्रम करवा दूं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ आप, कवि आदि गणेश हिंदी आपको देवनागरी में लिखना, अगर सर्च करते हो तो। 3200 से ज़्यादा लोग जिस टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, कवि आदि गणेश हिंदी, उसको आपको ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। जो नए साथी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, अभी तक अपने चैनल पर क्लास 9 और 10 इसकी चारों पुस्तकें कंप्लीट हो गई है, यानी कि कृतिका भाग 1, कृतिका भाग 2, क्षितिज 1, क्षितिज 2। कक्षा 11 की हम बात करें तो कक्षा 11 के अंदर वितान पुस्तक हमने कंप्लीट कर ली है। इसके साथ ही अंतराल भाग 1 उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, और अभी चल रही है अपने आरोह भाग 1। शाम को क्लासें 2 क्लास होती है अपनी, 3 PM के ऊपर तो होती है अपनी पाठों वाली, और 8 PM पर होती है अपनी काव्य शास्त्र वाली। इसके अतिरिक्त काव्य शास्त्र प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ये प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सभी पाठ। और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो कि कक्षा 11-12 में कॉमन रूप से चला करती आ रही है, जो कि हिंदी इतिहास के लिए एक नींव का ईंट का काम करती है, वो पुस्तक भी हमने कंप्लीट कर ली है। उसके 42 वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और जल्दी ही मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जो कक्षा 9 से 12 वाली नवीन हिंदी व्याकरण, जो पुरानी वाली पुस्तक है, उस पुस्तक के माध्यम से आपको थोड़ा धीरे धीरे जो व्याकरण भी आपको कंप्लीट में करवा दूँ। अब 2 तरीके आप कमेंट करके बताइएगा, या तो मैं डिजिटल अपने सिस्टम के ऊपर आपको लिखते हुए जैसे अलंकार और छंद पढ़ा रहा हूँ वैसे मैं आपको व्याकरण करवाऊँ, या फिर जो नवीन हिंदी व्याकरण है उस किताब की जो PDF है उसके माध्यम से पढ़ाऊँ, वो आप कमेंट करके बताइएगा। उसी अनुरूप हम व्याकरण क्लास भी जो शुरू कर देंगे। देखिए, प्रारंभ करते हैं अब सत्यजीत राय साहब का जो ये अध्याय है, इसको तीसरा अध्याय आरोह का। अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। कमाल की बात लिखी कि अच्छी तकनीक वो है जो दिखाई ना पड़े, बस परिणाम दे केवल। और चाणक्य ने भी कहा है कि अच्छी योजना वही है कि वो गुप्त रूप से आप काम करो और परिणाम उसका दिखाई दे। बात करते हैं सत्यजीत राय साहब। जन्म होता है 1921 में। कहाँ पर? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल। प्रमुख फिल्में, इनकी फिल्में हैं, रॉय साहब की फिल्मी जगत से ज़्यादा संबंध रखा है इन्होंने। अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसा घर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बांका बायन, पथेर पांचाली, बांग्ला में ये सभी। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति, ये हिंदी में, ये इनकी प्रमुख फिल्में हैं। तो शतरंज के खिलाड़ी आपने देखी होगी, और सदगति ये हिंदी में फिल्में। और बांग्ला में कौन कौन सी है? अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसा घर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन और बांका बायन, पथेर पांचाली। पथेर पांचाली प्रसिद्ध है। इनकी रचनाओं में हम बात करें तो प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा और बादशाही अंगूठी। तो जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा और बादशाही अंगूठी और सोने का किला जरूर ध्यान में रखिएगा। सत्यजीत राय साहब की रचनाएं हैं। इनको सम्मान की बात करें, कौन कौन से सम्मान मिले, तो सम्मानों में फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, और पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान है जो इनको मिला हुआ है। निधन हो जाता है 1992 में। जो आज हम पाठ पढ़ेंगे इसके संदर्भ में क्या कुछ लिखा गया, क्या है इसके अंदर, वो देखते हैं। तो भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत रॉय का
नाम आता है, ये अगली कतार में देखे मिलते हैं। तो फिल्मकार हैं सत्यजीत राय साहब। पहली बात, इनके निर्देशन में, इनके डायरेक्शन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली बांग्ला में 1955 में प्रदर्शित हुई। ध्यान में रखना ये पूछा जा सकता है कि किसके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली बांग्ला में 1955 में प्रदर्शित हुई। तो किसके? सत्यजीत रॉय के निर्देशन में। इस तरह पूछ लिया। या फिर सत्यजीत रॉय के निर्देशन में पहली फीचर फिल्म कौन सी प्रदर्शित हुई, ऐसे भी सवाल बन सकता है। पथेर पांचाली बांग्ला में 1955 में। तो सवाल दोनों तरीके से कैसे बना सकते हैं यहाँ से। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक जो बना दिया। यानी कि जो पथेर पांचाली थी, इसने, इस फीचर फिल्म ने इंटरनेशनल लेवल पर एक तरीके से प्रतिष्ठा दिलाई इनको, भारतीय डायरेक्टर बनाए, निर्देशक की कमाल का निर्देशक है। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। संख्या पूछे 30 के लगभग है इनकी, ठीक है, संख्या फिल्मों की। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को क्या समृद्धि नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ जो विकसित करने में क्या भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। जो साहित्यिक कृतियाँ हैं उनके ऊपर इन्होंने फिल्में जो ज़्यादा बनाई है। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक है जो शामिल है। हिंदी में प्रेमचंद के यहाँ भी ये पसंद करते थे इनको, और बांग्ला में बात करें तो भूषण बंदोपाध्याय साहब को भी। फिल्मों के पटकथा, लेखन, संगीत, संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ जो किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सह संसार भी देखने को मिलता है। आज वाला अध्याय है अप्पू के 2.5 साल। आज का जो पाठ है इसका नाम है अप्पू के 2.5 साल, और ये क्या है, एक संस्मरण। अप्पू के 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। तो अप्पू के 2.5 साल की विधा पूछ ली जाए आपको, किस विधा में रचित है ये, तो संस्मरण है एक, ध्यान में रखना क्या है, संस्मरण है। चलिए आगे। जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का है जो पता चलता है संस्मरण से हमें। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चूंधियाती हुई जान पड़ती है, नहीं मतलब अचंभित सी करती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। देखिए, आज तो फिल्में बनाने के लिए बहुत साधन है, सुविधाएं हैं, लेकिन पहले फिल्मों का निर्माण कैसे होता था, धन का अभाव हो जाता था, फिल्में 2-2 साल तक रुकी रहती थी। वो सारा का सारा वर्णन है जो हम इस अध्याय के माध्यम से देखेंगे। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने है जो किया है। बांग्ला मूल से किसने किया? विलास गीते ने किया है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। किसी भी फिल्मकार के लिए पहली चीज़ होती है ना, वो अबूझ पहेली सी होती है। बनते या न बन पाने के अमूर्त शंकाओं से घिरी फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। फिल्म पूरी हो जाती है तब उससे सांस में सांस आती है, अरे यार अब ठीक है, मामला बढ़िया हुआ जो हुआ। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। पहली बार जो कोई काम किया जाता है ना विशेष, तो उसके उस समय की जो यादें होती है, जो भी बातें घटनाएं होती है, वो हमेशा जीवन भर याद रहती है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से जो कम नहीं है। चलिए अप्पू के 2.5 साल प्रारंभ करते हैं और मेरे साथ साथ आप भी यात्रा करते चलिएगा। बड़ा आनंद आएगा आपको भी। एक एक चीज़ों को इमेजिन करते चलिएगा। जहाँ अंडरलाइन करवाऊँ कि ये पूछा जा सकता है, उसको चीज़ को आप ध्यान में रखते रहना। जिन लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया है कर दें, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना साहब। चलिए, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था।
इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी। अब पूछ ले, सवाल यहाँ से बन गया कि पथेर पांचाल फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला था? 2.5 साल तक। पहला सवाल यहीं से बन जाता है साहब, ठीक है। और इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब तक एक विज्ञापन कंपनी में जो नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती तब शूटिंग करता था। राय साहब करें कि नौकरी काम से जब मुझे फुर्सत मिलती थोड़ी तब मैं शूटिंग करता था, और मेरे साथ उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे ख़त्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। मतलब पैसे आए, शूटिंग चालू की, फुर्सत मिली तो, और पैसे खत्म हुए, चलो वापस काम करते, पैसे कमाते, फिर वापस शूटिंग करेंगे, ये चलता था चक्कर। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। तो अप्पू के 2.5 साल, यानी अप्पू एक जो पात्र बना है इसके अंदर, उसी के इर्द गिर्द ये कहानी है, ये जो संस्मरण ये चलेगा, ये अपने आज का पाठ। मिल नहीं रहा था। अप्पू 2.5 साल के एक लड़के की ज़रूरत थी अप्पू की भूमिका निभाने के लिए, और 6 साल का लड़का है जो मिल ही नहीं रहा था। 6 साल का ही चाहिए था इनको। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तहार दे दिया, एक पोस्टर सा छपवा दिया कि भाई साहब ये लड़का चाहिए इसकी भूमिका के लिए, इस साल का 6 साल का। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर ले लिया था। तो रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में कमरा भाड़े पर लिया था राय साहब ने। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे, ठीक है, उस अप्पू की भूमिका के लिए। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था ना, वैसा एक भी नहीं था। कई लड़के आए ऑडिशन देने के लिए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए जो चाहिए था ना, उस तरह का कोई नहीं मिला इनको। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वो बोला टिया। क्या नाम बताया? टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर लाए हो यहाँ पर? वे सज्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके तो बोले, असल में ये मेरी बेटी है। कौन? जो टिया बता रहे थे। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल है जो कटवा कर आपके यहाँ ले आए, कि मैंने सोचा अप्पू की भूमिका के लिए आप इसको सिलेक्ट कर लोगे तो इसको मैं बाल कटाकर इस तरीके से बना कर ले आऊँ कि लड़का ही दिखे। विज्ञापन देखकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो क्या हो गया? बेहाल हो गया। मैं कौन? राय सत्यजीत। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना साहब। ध्यान में रखना इसको। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है। इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था। मतलब अंदाज़ नहीं था कि 2.5 साल तक चलेगी ये फिल्म, कि निपटा लेंगे जल्दी। इसलिए जैसे तैसे दिन बीतने लगे, वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा। कि उनको जिस उम्र का लड़का चाहिए था वो अब धीरे धीरे फिल्म, मान लो 4 साल लगे, 5 साल लगे, अगर इतनी देर तक लगी तो वो लड़के तो बड़े हो जाएंगे। फिर उनका जो कैरेक्टर रहेगा उसमें थोड़ी सी भिन्नता आ जाए कि यार पहले ऐसे अचानक ऐसे कैसे हो गए ये। तो फिल्म में वह दिखाई देगा साहब। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे जो नहीं बढ़े थे। यानी कि जिस उम्र में बच्चे बढ़ने चाहिए ना हाइट में, वैसे वो बड़े ही नहीं थे, उस हिसाब से रहे उनकी, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा था। इंदिरा ठाकुरून की भूमिका निभाने वाले 80 साल उम्र की चुन्नीवाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, ये भी मेरे सौभाग्य की बात है। तो देखिए ये भी ध्यान में रखना, इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली, तो पूछ लिया जाए इंदिरा ठाकुरन की भूमिका किसने निभाई, तो 80 साल की एक उम्र की चुन्नीवाला देवी ने निभाई और 2.5 साल तक इनके साथ में काम किया। उसके लिए भी ये सौभाग्यशाली मानते स्वयं को कि वो काम कर सके। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। क्या? अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पॉल सेट नाम के गांव में गए और वहाँ रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान है जो था, ठीक है। और अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। काश फूल एक छोटा सा पौधा होता है जिसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद से रुई टाइप के से फूल है जो
लगे हुए रहते हैं। तो जो ये पॉल सेट नाम के गांव में गए तो वहाँ पर क्या रेल लाइन के पास में काश फूलों से भरा एक क्या मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं और इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी कि काश फूलों का मैदान है, अप्पू और दुर्गा जो क्या रेलगाड़ी देखते हैं, ये सीन है जो शूट करना था। और ये सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में उसकी शूटिंग में जो पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम क्या लगने थे, 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्यौहार था और दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू, देखिए फिल्म का एक दृश्य है, दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के क्या वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का जो आधा भाग चित्रित किया साहब, सुबह से लेकर शाम तक। निर्देशक, छायाकार, अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी एक क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए थे, नए थे इस फील्ड में, यहाँ पर जहाँ पे शूटिंग करने आए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम क्या घर पहुँच गए। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह पर गए तो वह जगह हमें जो पहचान नहीं पाए। लगा ये कहाँ पर आ गए हम, कहाँ गए वे सारे काशफूल। तो बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काशफूल जो खा डाले थे। अब इससे क्या हुआ, आधी शूटिंग हुई थी वहाँ की, अब अगली शूटिंग में वो दिखाई काशफूल तो है नहीं, तो किया क्या बना रहे हैं ये फिल्म। तो सारे फूल जानवर खा गए थे, 7 दिनों के बाद आए तब। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते ना, तो पहले आधे सीन के साथ उसका क्या मेल है जो नहीं बैठता, और उसमें से कंटिन्यूटी है जो नदारद हो जाती, गायब हो जाती। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया ना, तब की। देखिए पहले किस तरीके से डिफ़िकल्टी होती थी फिल्में बनाने में। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से जो काम नहीं चला, एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों की हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियाँ उस लाइन पर से जाती है, ये पहले ही टाइम टेबल देख कर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ी आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के कौन थे, अनिल बाबू थे, ध्यान रखना। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला जो डालना जरूरी था, ये शूटिंग का हिस्सा था एक, ताकि काला धुआं है जो निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते साहब। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ क्या क्या समस्याएं फिल्म की शूटिंग में, उनमें एक उदाहरण देते हैं कि मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। जो मूल उपन्यास है उसके अंदर अप्पू और दुर्गा के जो क्या भूलो नामक एक पालतू कुत्ता है, उसका भी उसमें रोल है, भूलो नाम का। तो गांव से ही हमने एक कुत्ता है जो प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव है जो करने लगा था। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही। फिल्म का दृश्य है कि अप्पू की माँ कौन, सर्वजया, वो अप्पू को भात खिला रही है और भूलो जो कुत्ता है, भूलो नाम का, वो दरवाजे के सामने आंगन में बैठ करके अप्पू का भात है जो खाना देख रहा है। अप्पू भात खा रहा है और वो कुत्ता जो है भूलो नाम का वो देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए क्या उतावला। इमेजिन कीजिए सारी चीज़ों का आप साथ साथ। अप्पू खाते खाते क्या कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए चला जाता है। तो जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में क्या निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब है जो कुछ नहीं खाएगा। और भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है ना उसकी ओर है कि अब ये मुझे खाने को मिल जाए तो मेरा भी काम हो जाए। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था, क्या दिखाना चाहते थे ये, कि सर्वजया थाली में बचा जो भात है ना वह गमले में डाल देती है और भूलो वह भात है जो खाता है, ऐसा करना था उनको। लेकिन यह शॉट
हम उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी जो ख़त्म हो गई थी और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वो भी क्या ख़त्म हो गए थे। ये सोच लेना था उनको। आगे देखिए, 6 महीने के बाद में 6 महीने के बाद में फिर से क्या पैसे इकट्ठा किए। जब पैसे इकट्ठे हुए तो फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश, किस गांव में, बोडाल गांव में, कुत्ते का जो वाला अंश चित्रित करने के लिए गए। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि जो भूलो नाम का कुत्ता था ना वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब क्या होगा कि वो कुत्ता तो मर गया। अब सीन कैसे कंटिन्यू करेंगे, वो जो भात है जो गमले में डालती है और वो कुत्ता है जो खाता है। अब वैसा का वैसा कुत्ता लाएं कहाँ से साहब, तो गड़बड़ हो गया मामला। खबर मिली उनको कि भूलो जैसा दिखने वाला वहाँ एक कुत्ता गांव में और है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच ये कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही क्या मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। तो भूलो कुत्ते का रंग पूछ ले तो बादामी था, बादामी कलर का दूसरा मिला उनको, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आखिर ये फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की जो शूटिंग पूरी हुई। तो यहाँ पर उसने खाया ना भात, जब गमले से फेंका था सरोजय ने, दूसरे कुत्ते ने भूलो की तरफ दिख रहा था, तब जाके इनकी शूटिंग पूरी हुई। देखिए कितनी समस्याएं आई। फिल्म देखते समय ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से जो काम लिया, किसी को पता नहीं चला। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में नहीं भाई साहब, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा। ये सारी की सारी पथेर पांचाली जो फिल्म है उसके लिए चला था सिस्टम। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास है जो पैसे नहीं है। मिठाई वाले का नाम क्या है, श्रीनिवास नामक घूमता हुआ एक मिठाई वाला है, उसकी भूमिका का। तो अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है मिठाई खरीदने के लिए। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास है जो जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखते हुए अप्पू और दुर्गा की है जो मिठाई खरीदना देखने में ही कि अप्पू और दुर्गा की खुशी है साहब। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए क्या स्थगित हो गई। फिर पैसे हाथ आने पर फिर जब हम गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे ना उनका क्या देहांत हो गया। तो श्रीनिवास मिठाई वाले की जो भूमिका रोल निभा रहा था ना वो आदमी टपक गया साहब। अब क्या करें, फिर पंगा हो गया, पहले कुत्ते वाला पंगा हो गया, अब श्रीनिवास जी वाला पंगा हो गया। तो फिर क्या होता है कि अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता आदमी दूसरा कहाँ से मिलेगा भाई साहब, कि उनके मिलते जुलते आदमी कहाँ से लाएं। तो आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले एक और मिला, तो उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से क्या मिलता जुलता तो नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। चेहरा तो मिलता जुलता नहीं था लेकिन शरीर से क्या ऐसे लग रहे थे कि श्रीनिवास साहब ही हैं। ठीक है साहब, उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है क्या कि एक नंबर श्रीनिवास बांसवन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जो जाता है। अब पीट करके दिखा दी क्योंकि शरीर से वैसे लग रहे थे लेकिन चेहरा यहाँ पर दिखा नहीं क्योंकि चेहरा अलग था। तो पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों के एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में ये बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना। मतलब लोगों को बिल्कुल पता नहीं चला कि यार ये रोल भी किसी दूसरे ने किया है। ठीक है, इस श्रीनिवास के सीन में भी एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला जो खड़ा था और इस पार अपने घर के पुकुर, यहाँ पर हम कहते हैं पोखर, तालाब होता है छोटा, तो छोटे से पुकुर के यानी पोखर के पार मिठाई वाला जो खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर के ललचाई नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि मिठाई खरीदेंगे इसलिए देख रहे हैं। और मिठाई वाले की सवाल का वे नाम में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जो जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है क्या, दुर्गा अप्पू से कहती है चल हम भी जाएंगे। तो चल हम भी जाएंगे किसका कहते हैं ना, दुर्गा कहते हैं ना, अप्पू से कहती है। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और ये भी पूछा जा सकता है अप्पू और दुर्गा के बीच में क्या रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता, ध्यान में रखना। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी
छलांग लगाकर उनके साथ जो दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल ये है कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ तो था नहीं, इसलिए ये बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू और दुर्गा के साथ है जो भागता जाएगा या नहीं। कि उनको भागना था दोनों को, अप्पू और दुर्गा को, लेकिन इस कुत्ते का पता नहीं ये उनके साथ भागेगा नहीं भागेगा। तो कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं ना, तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे जो भागने के लिए कहना। ये राय साहब करें मालिक को, कुत्ते वाले मालिक को कि तुम यार भगाना इसको। लेकिन शूटिंग के वक्त क्या दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, ढीठ हो गया है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट कट। अब यहाँ धीरज धरने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अब धैर्य रखने के सिवा क्या उपाय था? कुत्ता भाई भागेगा तो भागेगा, नहीं भागेगा तो नहीं भागेगा। अब इसी प्रकार आपको धैर्य रखना साहब, परीक्षा तो होगी ही होगी, ये तो तय मान के चलिए आप, लेकिन आपको धैर्य रखना कि यार विज्ञप्ति नहीं आई, कब एग्जाम होगा और कब क्या होगा, उस चक्कर में ना पड़े आप। तो बस धैर्य रखिए और डटे रहिए, अपने आप को तैयार कीजिए। कभी भी परीक्षा घोषित हो जाए, कभी हो जाए, तो आप अपने आप को तैयार रखें, बस हाँ मैं तैयार हूँ साहब फाइट करने के लिए। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा, फिर नई ट्रिक अपनाई साहब, अब भागेगा ऐसे तो दुर्गा को बोला थोड़ी सी मिठाई छिपा ले हाथ में, और कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा मिठाई के चक्कर में, और हमें हमारी इच्छा के अनुसार क्या है शॉट मिल गया। देखिए कितने कितने पंगे होते रहे फिल्म बनाने में। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। जब बरसात का शूटिंग करनी थी, एक सीन लेना था, तो बरसात आई, उस समय पैसे नहीं थे इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था और शरद ऋतु में निर्भय आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। अब शरद ऋतु में बरसात हो पता नहीं। तो इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था, क्या पता हो जाए कभी। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता हुआ बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने माफ करें, उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता करम चा, हे वृष्टि घरे जा, बरसात ठंड। अप्पू का बदन खुला प्लास्टिक के कपड़े से ढके, कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण क्या सिहर रहा था। ठंड लगने के कारण क्या सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर है जो गर्म किया। जैसे ऊपर आया था ना एक जगह भात का अर्थ आपको सबको पता होगा। भात का होता है चावल, पके हुए चावल, कहते हैं दाल भात खाते हैं, तो उस हिसाब से ये तो सामान्य सी बात है। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव है जो हमें अधिक उपयुक्त लगा। ये कहते हैं कि शूटिंग की दृष्टि हम देखें तो गोपाल गांव की तुलना में हम बात करें तो बोडाल गांव है जो अधिक ठीक लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर यानी पोखर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास में हमें जो मिल गई थी ठीक प्रकार से। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर हैं, पक्के रास्ते बने। उस जमाने में वे जो नहीं थे। उस गांव में हमारा बहुत बार जाना हुआ, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी इनका क्या हो गया परिचय हो गया। फिल्म बनाते 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 कभी रुकते कभी जाते। तो उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम क्या कहते थे सुबोध दा है जो कहकर पुकारते थे। कहाँ पर? जो ये अपने बोडाल गांव है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, बोडाल गांव के अंदर ही मिले थे इनको सुबोध दा। वे 60-65 साल के थे, ध्यान में रखना, इस चीज़ को जरूर पूछा जा सकता है। उनका माता गंजा था, वे अकेले एक झोंपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, ये जानकर वे जो गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे क्या चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से क्या बीमार हैं। बाद में सुबोधा से हमारा जो अच्छा परिचय हो गया।
वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोक गीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। तो ये पूछा जा सकता है, पास बुलाकर या दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोक गीतों की धुनें बजाकर कौन सुनाता था? तो सुबोध दा। ध्यान में रखना, अंडरलाइन कर लीजिए। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते और वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो, वह कौन है जानते हो? वह रूजवेल्ट, पक्का पाजी। उनके मत से दूसरा, एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। तो ये बोलते रहते हैं वो। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था और उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। क्या? कि वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी लेकिन अगर शूटिंग के समय वो भाषण शुरू कर देता है ना, तो फिर हमारा साउंड का काम है जो प्रभावित हो जाता है। इधर ये साउंड फिल्म बनाने में लगे और उधर वो कर रहा है भाइयों बहनों, तो ये लफड़ा हो जाता था इनके। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही क्या एक सिरदर्द बन गया था। तो उनके रिश्तेदार थे धोबी के, उन्होंने कैसे जैसे समझा बुझाकर मामला सेट करके रखा। जिस घर में पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम है जो ध्वस्त, एकदम क्या ध्वस्त है जो ध्वस्त अवस्था में मिला था। दो पर रूजवेल्ट का, चर्चिल का, हिटलर का नाम आया तो उनकी भी हम थोड़ी सी देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये इतिहास के संदर्भ में जानकारी और पाठ में आया तो पूछा जा सकता है। रूजवेल्ट 1882 से 1945 तक का सिस्टम चला। इसका पूरा नाम क्या था? फ्रैंकलिन डिलोनो रूजवेल्ट। आपने सुना होगा इतिहास में। अमेरिका के ये 32वें राष्ट्रपति, इन्हें FDR भी है जो कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना। और इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर जो काम शुरू हुआ था। चर्चिल की बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये सवाल जीके में आपने कई बार देखा होगा। 1953 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था चर्चिल को, 1953 में। तो जरूर ध्यान में रखना, पूछा जा सके, इस पार्ट के अंदर आया इसलिए। हिटलर जर्मनी का एक तानाशाह चांसलर 33 से 45 तक, तथा नाजी पार्टी के लीडर भी था। ये पार्टी पुल्य की किस पार्टी का? तो नाजी पार्टी का लीडर था हिटलर। अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो ये पख्तूनों यानी अफगान के नेता थे और भारत और पाकिस्तान विभाजन के क्या खिलाफ थे। ये चाहते थे कि नहीं हो विभाजन, जिसके कारण इन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में जो गुजारना पड़ा, और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया। अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अवस्था मिला, उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे, उनसे हमने वह घर है जो शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए जो ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना है जो लग गया साहब। और उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते साउंड ठीक है ना, तो भूपेन बाबू इस पर क्या हाँ या ना जवाब देते थे। तो साउंड के प्रमुख कौन थे? भूपेन बाबू। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना, इस पर भी जवाब न आने पर उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू जो सहम गए थे और उनकी बोलते जो बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद जो देखा था, और उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे जो मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वह वहाँ पर जो रह रहा था। वास्तु सर्प यानी वह सर्प जो घर में अक्सर दिखाई देता है। वास्तु सर्प यानी वो सांप जो घर में अक्सर दिखाई देता है और मान्यता के अनुसार उसे क्या कुल देवता कहते हैं और बांग्ला में क्या कहते हैं? वास्तु सर्प। ठीक है, तो यह था अपना अध्याय। कैसा लगा कमेंट करके बताना। कालखंड यानी समय का एक हिस्सा शब्दार्थ में देखें स्थगित, रोका हुआ, भाड़े पर, किराए, कंटिन्यूटी, निरंतरता, माफ कीजिए, शॉर्ट्स यानी दृश्यों को शूट करना, साउंड रिकॉर्डिस्ट यानी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करने वाला, पुकुर पोखर, नवागत यानी नए क्षेत्र में, नदारद गायब, भात, पके हुए चावल, बॉयलर रेलगाड़ी के इंजन का वह हिस्सा जिसमें कोयला डाला जाता है, वास्तु सर्प जैसे कि मैंने आपको बता दिया।
तो पाठ होता है पूर्ण। लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दो, अभी शेयर कर दो दोस्तों। जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे उतना ही अपना ये परिवार चैनल बड़ा होगा। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करो, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 3200 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं निरंतर सवाल डालता रहता हूँ। मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, आदि की आवाज़ नाम से। अगर आप डिमोटिव रहते हैं, बात बात पर निराशा से घिर जाते हैं, तो स्टडी से रिलेटेड और जीवन से संबंधित समस्याओं को निस्तारण हेतु समाधान हेतु मैं मोटिवेशनल वीडियो कविताएं आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूं, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, फिर मिलता हूं।